हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एमसीक्यूज पोर्शन को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये बुक जो है आर एस खुरमी की बुक है, जिसका पहला चैप्टर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसका एमसीक्यू पोर्शन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द टर्म फोर्स। फोर्स क्या कहलाता है, उसका डेफिनेशन। फोर्स में भी डिफाइन एज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय एट टेंड टू डिस्ट्रॉय मोशन। बिल्कुल सही है, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हुआ है, एग्री। सेकंड क्वेश्चन है ए फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो उसकी मोशन को चेंज कर देता है। बैलेंस द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट। फोर्स ऑलरेडी जब उस पर कुछ कोई फोर्स काम कर रहा है तो उसको बैलेंस करने का काम करता है उस बॉडी को। गिव राइज द इंटरनल स्ट्रेस इन इट। उस पर इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, बढ़ा सकता है। ऑल ऑफ दिस, यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हम फोर्स के इफेक्ट को कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे एक्टिंग ऑन ए बॉडी। वी मस्ट नो, हमें क्या पता होना चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, लाइन ऑफ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, नेचर ऑफ द फोर्स का नेचर पता होना चाहिए कि सरफेस कांटेक्ट है या फिर पॉइंट कांटेक्ट है, ठीक है, रफनेस या फिर जहाँ फोर्स पुल फोर्स है या फिर पुश फोर्स है। मतलब पुल मतलब खींचना, पुश मतलब दबाना, यानी दबा हुआ फोर्स है। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो उसको दबाने का काम कर रहा है या फिर खींचने का काम कर रहा है, यानी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। फोर्स के इफेक्ट को निर्धारित करने के लिए हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिटी। देखिए एसआई फोर्स का यूनिट पूछ रहा है एसआई सिस्टम में। तो देखिए एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स का मात्रक न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। देखिए 1 किलोग्राम फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान हमारा 1 kg है, त्वरण हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी 9.8 होता है, तो 9.8 इंटू 1 करेंगे तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का मतलब न्यूटन होता है। सी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल द गिवन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। रिजल्टेंट फोर्स क्या कहलाता है, देखिए किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं और उन सभी फोर्सेस के इफेक्ट के बराबर एक सिंगल फोर्स काम करे, जो इन सभी फोर्सेस के इफेक्ट के बराबर हो, तो वो कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड। रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने का जो उसको क्या बोलते हैं, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, उसको कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिसॉल्व पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस इन गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू रिसॉल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन देयर इज नो। तो वो कहलाता है रिसॉल्व पार्ट पे बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उनके डायरेक्शन इज इक्वल टू रिसॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Vector's method for the resultant force is also called the polygon law of forces. वेक्टर मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्स वो क्या कहलाता है, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। बिल्कुल सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंगल थीटा इज। देखिए P और Q टू फोर्स काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में पढ़ा था कि फॉर्मूला उसका होता है कि R इक्वल टू या फिर R स्क्वायर लिख दीजिए, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब R स्क्वायर है इधर कर देंगे तो ये इंडर रूट हो जाएगा, यानी आपका B वाला ऑप्शन सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा मेक एन एंगल अल्फा विद द फोर्स P देन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा
अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा है, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्स है पी एंड क्यू, उसका रिजल्टेंट एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन में जब काम करता है तो हमारा क्या होगा, वो रिजल्टेंट होगा P माइनस क्यू। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में काम करता है तो हमारा P प्लस क्यू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस P एक्टिंग मेकिंग एन एंगल थीटा इज गिवन बाय। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, जो फोर्सेस है वो इक्वल फोर्सेस है। जैसे हम दो फोर्सेस यूज करते थे P एंड Q, या फिर जो भी A B इस्तेमाल करिए, C D इस्तेमाल करिए। अब दोनों फोर्स अगर इक्वल कर देंगे तो उस समय हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे हमारा फार्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब हमारा जो फोर्स है, दोनों फोर्स है वो इक्वल है, तो P और Q दोनों इक्वल है, तो हम इसको किसी एक के टर्म में ले लेंगे। Q को भी हम P मानेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। 2Q को भी P मान लीजिए कॉस थीटा। अब P हो जाएगा 2P स्क्वायर, ये भी हो जाएगा P स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं 2P स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को कॉस 2 थीटा के फॉर्म में ले सकते हैं ऐसे, कॉस थीटा है तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे इसका फॉर्मूला बनाइए कि ये -1 हमको घटाना है, थीटा बाई 2 -1, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2P स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, 1 कट गया, 2 दूना का हो जाएगा 4। ठीक है, 2 दूना का हो जाएगा 4P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये R स्क्वायर इक्वल टू है, अब R को इधर करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 4P स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 का हो जाएगा 2, P का हो जाएगा P, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2P कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपका कौन सा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी तो हट जाएगा, अंडर रूट है ना, यह हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2P कॉस थीटा बाई 2, यानी बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू P एट एंगल एट राइट एंगल एट एक्टिंग एट राइट एंगल। दो फोर्सेस काम मतलब वही सेम है, बस उसमें एंगल है दे दिया है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सेम यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, जो थीटा रहेगा वो 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये आपका पोर्शन 0 हो गया। ये हमारा हो गया 2P स्क्वायर, ठीक है, R इक्वल टू P स्क्वायर। अब अंडर रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2P, यानी आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ, अंडर रूट P, यानी डी वाला ऑप्शन सही हुआ। कर्सर इधर नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से, तो आप लोग समझिए डी वाला ऑप्शन इसका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एंगल बिटवीन द टू फोर्स व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली आर। दो फोर्सेस, उनके बीच के एंगल क्या होना चाहिए जैसे जिससे उसका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो एंड मिनिमम हो, तो क्या होना चाहिए। देखें, दो फोर्सेस उनके बीच का एंगल कब ज़्यादा होगा, जब उनके बीच का एंगल कब उसका रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, जब उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। वो कैसे है कि कैसे जो फार्मूला भी लगाते हैं कि R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अगर हम कॉस कितने का मान रखें कि जो हमारा दोनों जो
फोर्सेस है उनका प्लस आना चाहिए। जैसे कि इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। कॉस कितना डिग्री रखें हम? अगर हम कॉस 0 रखते हैं तो कॉस 0 का मान होगा 1, यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये हमारा हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। यानी हमारा जो रिजल्टेंट होगा, अगर स्क्वायर स्क्वायर हटा दे, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो p और q दोनों फोर्सेस के योग के बराबर होगा। तो हम एंगल कितना रख रहे हैं? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इस समय हमारा जो है रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम कब होगा? जब यहाँ पे हमारा माइनस होना चाहिए। माइनस के लिए हम लोग क्या रखेंगे? कॉस माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मतलब होता है कॉस 180 डिग्री बराबर -1। तो ये हो जाएगा हमारा -2pq। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? आपका p माइनस क्यू का। यानी एक फोर्स जो फोर्स रहेगा उसमें से दूसरे फोर्स को घटाएंगे तो उसका रिजल्टेंट हमको सबसे मिनिमम मिलेगा। ठीक है। तो रिजल्ट इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस है द सेम द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0। वहाँ जाओ, वहाँ झूले में जाओ, झूले जाओ। ओके, सो ये समझ में आ गया। दो फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा और 180 डिग्री पे मिनिमम होगा, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेस देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज। दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसी एक फोर्सेस के बराबर है और दोनों जो फोर्स है वो भी बराबर है, तो उसके बीच का एंगल बताना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दो फोर्सेस है, ये उसका रिजल्टेंट है। वो वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे 2pq cos थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों फोर्स इक्वल है तो p इक्वल टू क्यू कर देंगे। क्योंकि उसका जो रिजल्टेंट है वो भी, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों फोर्सेस किसी एक फोर्सेस के बराबर है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। यानी r को हम लोग p लिख सकते हैं, r को भी हम लोग p लिख सकते हैं, यानी किसी एक के टर्म में लिख लीजिए। p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये एक p में से दो p को इधर कर लीजिए तो माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, एक में से दो जाएगा माइनस p स्क्वायर 2p स्क्वायर कॉस थीटा। p कट गया, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। -1 2 को इधर कर लीजिए, यानी 1/2 हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस कितने का मान होता है? -1/2। 180 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस में आ जाता है फॉर्म। और कॉस 60 का मान होता है 1/2 हो जाता है, यानी 180 में से 60 का जाएगा तो आ जाएगा आपका कॉस 120 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा। यानी हमारा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 120, यानी दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल रहेगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R। इफ Q इज डबल्ड द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P। बोल रहा है कि दो फोर्सेस P एंड Q है, उसका रिजल्टेंट R है और Q को क्या कर रहा है? डबल कर दे रहा है, तो उसका रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P। जो उसका रिजल्टेंट होगा वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट का। यानी फोर्स P, जैसे हम लोग ये हमारा P एंड Q फोर्स है, तो एक फोर्स P के बीच का जो एंगल बना रहा है
वो हमारा 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। यानी जो ये जो वाला जो एंगल रहेगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा, एंगल होगा। तो हम लोग ने सिंपल अपना फॉर्मूला लगाते हैं। एंगल वाला है तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अभी क्या बोल रहा है, क्यू को डबल कर दिया गया है, यानी 2q साइन थीटा अपन पी प्लस 2q कॉस थीटा। 1090 अल्फ़ा जो हमारा है वो 90 डिग्री है। तो 1090 का मान होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2q साइन थीटा अपन पी प्लस 2q कॉस थीटा। अब इससे गुणा कर देते तो ये 0 हो जाएगा टर्म, ये वाला हो जाएगा 1, यानी p प्लस 2q कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारा p इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, -2q कॉस थीटा। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट p जहाँ पे आए वहाँ पे उसका -2q कॉस थीटा लिख दीजिए। इसको हम एक नया पेज ऐड कर देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट, ओके। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2pq कॉस थीटा। अब p की जगह पे हम लिखेंगे -2q कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी p है तो यहाँ पे भी p की जगह पे हम लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं प्लस 2p की जगह पे लिखिए -2q कॉस थीटा इंटू q कॉस थीटा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, 2 दूना के 4 यानी 2q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर, यानी फिर वापस 2 दूना के 4, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 4q, ये भी q स्क्वायर, q बाहर भी है, q स्क्वायर कॉस अंदर भी है कॉस बाहर भी है। अब यहाँ देखेंगे 4q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस है तो ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा q स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, आर इज इक्वल टू क्यू, यानी हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्यू के बराबर होगा, ओके। तो आपका इसमें से कहाँ गया क्वेश्चन, ये तो आर इज इक्वल टू क्यू, यानी 17 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म लीवरेज एंड मैकेनिकल एडवांटेज। द टर्म लीवरेज एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए कंपाउंड लीवर हैव गॉट द सेम मीनिंग। हाँ बिल्कुल सेम मीनिंग होता है, लीवरेज को या मैकेनिकल एडवांटेज को कंपाउंड लीवर में उसका मीनिंग सेम होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ। जब किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम स्टेज में है, यानी साम्य अवस्था में, या फिर कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज में है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहा है उनका जो सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा, वो 0 होगा, और उस पर जो वर्टिकल फोर्सेस रहेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका भी जो सम होता है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज में, यानी सी और डी दोनों कह सकते हैं ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट दिस रिजल्टेंट इज गिवन बाय। उसका रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपल वही बताया मैंने, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं
उनका सम प्लस वर्टिकल फोर्सेस लग रहा है उनका सम, यानी दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, ये फिगर है, दो इक्वल फोर्सेस एट राइट एंगल एक्टिंग एट ए पॉइंट, द वैल्यू ऑफ आर एक्टिंग अलॉन्ग देयर बाइसेक्टर एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी सिंपल सेम है, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो जो दोनों फोर्सेस है इक्वल फोर्स है, तो सिंपल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आपका 2p² हो जाएगा, क्योंकि p इज इक्वल टू क्यू है, 2pq, क्यू की जगह पे फिर वापस p लिखेंगे तो 2p² हो जाएगा, और cos 90, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा जो है 0 हो जाएगा, ये 2p², आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2p²। अब स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √2, और p बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, √ हटा देगा, यानी √p, सी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट द रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट एंगल विद द हॉरिजेंटल, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा v/h, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस स्टेट्स दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। ये हम लोगों ने सब पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, किसी बिंदु पे अगर दो फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, एक इस एंगल में ऐसे फोर्स काम कर रहा है, एक ऐसे काम कर रहा है, तो उसको अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, और उसको ऐसे ऑर्डर में फॉर्म करेंगे एज ए ट्रायंगल के फॉर्म में, जैसे ये है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका क्लोजिंग साइड में होगा, ठीक है, ये क्लोजिंग साइड में होगा। तो ये हमारा जो फोर्स, ये जो हुआ लॉ, इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस सेम, अगर किसी बिंदु पे बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी बिंदु पे बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, अब अगर उनको सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में बी रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगन के रूप में फॉर्म करेंगे, तो जो उसका क्लोजिंग साइड होगा वो उसका रिजल्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीगन लॉ हुआ, यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, जिसमें लाइन ऑफ एक्शन मीट एट वन पॉइंट। कॉन्करेंट जब कहे तो उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किसी एक बिंदु पे काम करेगा, अगर किसी एक बिंदु पे काम नहीं करेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे नॉन कॉन्करेंट, ठीक है, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 देन द बॉडी विल नॉट बी इक्विलिब्रियम। जब बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे और वो उसका जो रिजल्टेंट है वो 0 है, तो बॉडी नॉट इन इक्विलिब्रियम नहीं, जब उसका रिजल्टेंट 0 है तो वो बॉडी जो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा, यहाँ पे नहीं बोल रहा है इसलिए इसका ये नो होगा। नेक्स्ट फोर्सेस, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाइज ऑन सेम प्लेन दे आर नो एज। देखिए 1 पॉइंट पे काम कर रहा है, मीट एट 1 पॉइंट, तो ये हो गया आपका कॉन्करेंट। दिस लाइन आर आल्सो लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे काम कर रहा है तो वो हो गया कोप्लेनर। देखिए जब फोर्सेस एक प्लेन पे काम कर रहे हैं तो उसको कोप्लेनर बोलेंगे, अलग अलग प्लेन पे काम करेंगे तो उसको नॉन कोप्लेनर बोलेंगे। अगर किसी एक ही बिंदु पे काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कॉन्करेंट, और अलग अलग बिंदु पे काम करेंगे तो उसको बोलेंगे नॉन कॉन्करेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है 1 पॉइंट एंड उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है आल्सो लाई ऑन सेम प्लेन, यानी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी ए वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, डू नॉट मीट एट वन पॉइंट यानी आपका हो गया नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट एंड दिस लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे काम कर रहे हैं, नहीं कोप्लेनर हो गया, तो वो कहलाता है कोप्लेनर, ठीक है, नॉन करेंट, दोनों सही है नहीं, तो ये आपका एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट बट दिस लाइन ऑफ एक्शन, एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसको क्या कहेंगे नॉन कोप्लेनर कॉनकरन। मीट एंड वन पॉइंट तो कॉनकरन हुआ, सही है। बट दिस लाइन ऑफ एक्शन नॉन कोप्लेनर है, यानी उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन पे काम नहीं करेगा, यानी डू नॉट लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, एक बिंदु पर काम नहीं कर रहे हैं तो यानी नॉन कॉनकरन हुआ। एंड दिस लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे भी काम नहीं कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन, तो यानी नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरन। नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरन, ऐसा तो कुछ कोई है ही नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हुआ आपका, डी वाला। फिर से एक बार देख लेते हैं, डू नॉट मीट एट वन पॉइंट यानी नॉन कॉनकरन हुआ। लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन यानी नॉन कोप्लेन नॉन करन, यानी यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोप्लेनर नॉन करंट फोर्सन आर दीज फोर्सेज दोज फोर्सेज व्हिच कोप्लेनर, यानी कोप्लेनर बोल रहा है यानी इसका प्लेन सेम प्लेन होगा, लाई ऑन सेम प्लेन यानी ये सही है। एंड नॉन कॉनकरन यानी डू नॉट लाई ऑन सिंगल पॉइंट, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हुआ है। सिंपल बहुत सारे ये सब क्वेश्चन आएंगे, आपको हमेशा याद रखना है कि कोप्लेनर होएगा यानी लाइन ऑफ एक्शन मीट एंड सेम प्लेन पे जब लाइन ऑफ एक्शन काम करेगा तो कोप्लेनर हुआ। कॉनकरन यानी सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पर काम करता है उसको कॉनकरन बोलेंगे, एक ही बिंदु पर अगर काम नहीं करता है उसको नॉन कॉनकरन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोप्लेनर कॉनकरन फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिसमें लाइन ऑफ एक्शन काम करेगा एक ही प्लेन पे। तो देख लेते हैं, कॉनकरन मीट एंड वन पॉइंट द लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मीट एंड वन पॉइंट एंड दिस लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाई ऑन सेम प्लेन, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हुआ। नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरन यानी नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरन यानी एक ही प्लेन पे काम नहीं करेगा, डू नॉट मीट, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा पढ़ लीजिए। नॉन और कॉनकरन बोल रहा है यानी हाँ, यानी ए वाला ऑप्शन सही हुआ। कॉनकरन यानी मीट एंड वन पॉइंट बट दिस लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरन डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड दिस लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन, यानी बी वाला ऑप्शन सही हुआ।